अब तक हम लोगों ने पिछले क्रम में जो भी चैप्टर्स थे उन चैप्टर के जो आए हुए क्वेश्चन थे उनका सलूशन हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आने वाला जो अगला चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा, इस प्रत्यावर्ती धारा में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसका सलूशन देखते हैं कि कैसे सॉल्व करें। देखिए बच्चे, तैयारी के लिए हमें जरूरत होती है कि जब आप चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर करने में परेशानी होगी, माइंडसेट सही नहीं रहता। इसलिए जरूरी है कि वीडियो के माध्यम से जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उसको देखें और देखने के बाद उस क्वेश्चन के सलूशन को किस तरह से ढूंढा मैंने और बताया, उसी तरह से आप हल करने का प्रयास करें। आइए स्टार्ट करते हैं। करा वोल्टमीटर द्वारा मापे गए प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का विभव 200 वोल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, मापा गया जो विभव होता है वो शिखर मान होता है और वो कह रहा है V0 की वैल्यू 200 वोल्ट कह रहा है, ठीक ना। और इसके बाद कह रहा है कि जो वर्ग माध्य मूल्य को बोलते हैं VRMS और VRMS की वैल्यू होती है V0/√2 और यहाँ पर V0 की वैल्यू कह रहा है 200/√2। √2 की वैल्यू अगर हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा तो आएगा 100√2, है ना। तो VRMS की वैल्यू हम लोगों को कितना मिल गया, 100√2 वोल्ट। ठीक, ये पहला क्वेश्चन रहा और इसका ऑप्शन 100√2 आंसर करें। अगला क्वेश्चन देखते, कह रहा यदि L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व तथा प्रतिरोध है तो L/R का विमीय हो सूत्र होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे निकालें। देखिए, जो विद्युत वाहक बल होता है वो LdI/dt के बराबर होता है। ठीक, और हम लोग ये भी जानते हैं LdI/dt या ऐसे कह सकते हैं LI/T भी कह सकते हैं, सिंपल वे में समझें तो E/I बराबर ऐसे लिख सकते हैं T बराबर LI/E लिखते हैं, है ना। और धारा बटे विभव, ये जो विद्युत वाहक बल है ये प्रतिरोध के क्या होता है, बराबर होता है, 1 बटे प्रतिरोध के बराबर होगा, है ना। विभवांतर बटे धारा को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, और ये इसी का उल्टा है विभवांतर बटे धारा का। तो हम लोगों को T जो होगा L/R के बराबर हो गया। ठीक, तो जिस समय जो L/R का बीमा होगा का बीमी सूत्र जो हम लोग निकालेंगे वो इजी वे में निकाल सकते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा T, कैपिटल T यूज कर सकते हैं। L/R का बीमी सूत्र कैपिटल T यूज करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा L तथा R क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध हो तो L/R का मात्रक। तो जो बीमी सूत्र अभी हम लोगों ने निकाला T है और T जो है समय होता है, समय का मात्रक जो होता है वो सेकेंड होता है ना। तो समय का मात्रक क्या रखेंगे हम लोग, सेकेंड रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा LCR क्रमशः स्वप्रेरकत्व धारिता एवं प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं। LCR, है ना। तो निम्नलिखित सूत्रों में किसका बीमी सूत्र आवृत्ति का नहीं है। देखिए होता क्या है, 1/RC जो होता है ये भी इसका जो सूत्र होता है ये समय के 1/RC और R/L, ठीक, R/L 1/√LC, ये जो होते हैं इनका जो बीमी सूत्र होता है वो समय के बीमी सूत्र के बराबर होता है। लेकिन जो C/L है ना, इसका बीमी सूत्र समय के बराबर नहीं होता है। इसको याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा एक श्रेणी अनुनादी LCR परिपथ में धारिता C से 4C परिवर्तित की जाती है। अनुनादी श्रेणी का जो आवृत्ति होता है F बराबर 1/2π√LC होता है। ठीक है, अगर इस फार्मूले की बात करें, कह रहा है कि C को 4C किया जा रहा है तो 2πLC, C को 4C कर रहा तो हमें L को कितना रखना पड़ेगा, L/4 रखना होगा, क्योंकि पूछ रहा है कि कितना प्रेरकत्व को कितना परिवर्तित करना होगा। तो प्रेरकत्व को हमें L/4 परिवर्तित कर देंगे जिससे आवृत्ति उतनी ही रहेगी, कह रहा उतनी ही आवृत्ति रहे। तो L/4 करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और यही फिर पुनः फ्रीक्वेंसी का वो सूत्र प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, करा LCR परिपथ के लिए अनुनादी स्थिति में धारा तथा लगाई गई वोल्टता के बीच कलांतर होता है। ठीक है, LCR परिपथ में देखिए हम लोग जानते हैं tan phi इक्वल टू होता है कलांतर के लिए, हाँ कलांतर पूछा ना, तो कलांतर tan phi तो XL माइनस XC/R होता है। करा अनुनाद की स्थिति में XL XC के बराबर होता है तो ये 0 का डिफरेंस आएगा tan phi, है ना। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ ऑप्शन में दिया रहेगा, ये गलत दिया ऑप्शन, इसमें tan 0 अंश लेंगे तो phi कलांतर जो आएगा 0 डिग्री आ जाएगा,
है ना। वैसे भी जो अगर LCR परिपथ में अगर जो होता है आवृत्ति परिपथ R को लेते हैं तब R के सिरों पर धारा और विभव जो होते हैं कला में 0 अंश होते हैं, तो 0 अंश ऑप्शन इसका सही होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R इक्वल टू 100 ओम, R इक्वल टू कह रहा 100 ओम और XL की वैल्यू कह रहा 300 ओम, है ना, तथा XC की वैल्यू कह रहा 200 ओम। ठीक, तो पूछ रहा आरोपित वैद्युत वाहक बल तथा प्रवाहित धारा में कलांतर है, वही विभव तथा धारा में कलांतर पूछ रहा। तो इसके लिए सूत्र पुनः tan phi बराबर XL माइनस XC बटे R लेंगे, है ना। XL की वैल्यू 300 माइनस 200, है ना, और R की वैल्यू कितना 100, तो ऊपर भी 100 नीचे भी 100, एक आ जाएगा। कितने अंश का मान है, tan 45 अंश का यह मान है। तो फाई की वैल्यू हम लोगों को कितना अंश मिल गया, 45 अंश। तो हम लोग फाई की वैल्यू कितना लेंगे, 45 अंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के समीकरण क्रमशः I इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी तथा V इक्वल टू कास ओमेगा टी वोल्ट है। तो I इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी का रहा है, ठीक है, और V इक्वल टू समीकरण कर कास ओमेगा टी। अगर इसको हम लोग चेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं का साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं। इन दोनों समीकरणों के बीच अगर पूछा है परिपथ में शक्ति क्षय होगी तो जो कलांतर है फाई की वैल्यू कितना, पाई बाई 2 हो गया। तो हम लोग जानते हैं जो शक्ति क्षय P बराबर होता है, P बराबर V RMS I RMS इंटू कास फाई, और कास फाई की वैल्यू कितना कह रहा है 90 अंश, और कास 90 अंश का मान क्या होता है 0। तो P की टोटल वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो शक्ति क्षय कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। करा प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति गुणांक क्या होता है यदि परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध हो तथा शुद्ध प्रेरकत्व हो। ये ध्यान देंगे, शक्ति गुणांक कितना होगा, शुद्ध प्रतिरोध हो तब। अच्छा, शक्ति गुणांक कास फाई होता है ना। तो जब शुद्ध प्रतिरोध होगा तो शुद्ध प्रतिरोध की स्थिति में अगर देखा जाए, शुद्ध प्रतिरोध की स्थिति में जो विभवांतर और धारा जो होते हैं कला में समान होते हैं, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो शक्ति गुणांक जो हम लोग ले रहे हैं, शक्ति गुणांक की वैल्यू आएगी हम लोगों को कास 0 अंश, कास 0 का मान 0 हो जाएगा, कास 0 का मान 1 हो जाएगा, है ना। अर्थात शक्ति गुणांक शुद्ध प्रतिरोध होने पर कितना होगा, 1 होगा। दूसरा चीज का रहा शुद्ध प्रेरकत्व हो, तो यहाँ पर जो धारा और विभव के बीच कलांतर होता है वो 90 अंश होता है। तो फाई की वैल्यू अगर हम लोग का 90 अंश लेंगे तो कास 90 अंश का मान कितना होता है, शक्ति गुणांक कास 90 अंश का मान 0 हो जाएगा। तो शुद्ध प्रेरकत्व होने पर शक्ति गुणांक कितना होगा, 0 होगा। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। करा एसी स्रोत की आवृत्ति परिवर्तन के साथ संधारित प्रतिघात में विचरण को दर्शाने के लिए ग्राफ खींची। ठीक ना, तो हम लोग जानते हैं एफ बराबर 1/2 पाई अंडर रूट LC होता है, ठीक ना, LC। और एसी स्रोत आवृत्ति में परिवर्तन के साथ संधारित प्रतिघात में विचरण को दर्शाने के लिए ग्राफ खींची। तो देखिए इसके बीच अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे आवृत्ति और इसके बीच, तो इसको मान लेंगे हम लोग XC, है ना, और इसको मान लेंगे F। अब इसको मान लेते हैं XC अगर, तो फ्रीक्वेंसी और XC का जो गुणन आएगा संधारित प्रतिघात का वो नियतांक के बराबर होता है, नियतांक होता है। और हम लोग एक चीज जानते हैं x y इक्वल टू जब कांस्टेंट होता है तो ये समकोणिक अतपरवलय होता है। समकोणिक अतपरवलय का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो हम लोगों को परिवर्तन के साथ संधारित प्रतिघात का विचरण को दर्शाने वाले जो ग्राफ है कुछ इस तरह से खींचेंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति बढ़ाने पर प्रेरण प्रतिघात तथा धारती प्रतिघात में परिवर्तन ग्राफ खींची। ठीक है, आवृत्ति बढ़ाने पर प्रेरण प्रतिघात तथा धारती प्रतिघात में हम लोगों को ग्राफ खींचना है। देखिए जब भी कभी हम लोग प्रेरण प्रतिघात और धारती प्रतिघात में अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो आवृत्ति बढ़ाने का मतलब ये है, ठीक है, 1/, आवृत्ति के लिए अगर ऐसे लें F बराबर 1/2 पाई अंडर रूट LC लें तो दोनों को इंक्रीज करेंगे तो ये आवृत्ति बढ़ेगी, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों को मिलता है
इनके बीच अगर ग्राफ देखें तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। किसके बीच? एक्सएल और एक्सी के बीच जो ग्राफ मिलता है वह एक सरल रेखा मिलती है, एक्सएल और एक्सी के बीच। ठीक, आगे देखते हैं। करा आरसी का बीमी समीकरण निकाले, जबकि आर प्रतिरोध तथा सी धारिता। ठीक है, बीमी समीकरण निकालते हैं आर और सी का। तो आर इंटू सी, आर प्रतिरोध है ना, तो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध V बाई आई के बराबर होता है, विभवांतर। और ये जो होता है V बाई आई, और बीमी समीकरण निकालना V बाई क्यू, सी बराबर होता है क्यू बटे भी, है ना, सी बराबर होता है क्यू बटे भी से जब कट जाएगा तो क्यू बाई आई मिलेगा, है ना। और क्यू बाई आई को क्या बोलते हैं? क्यू बाई आई जो होता है, आई बराबर, इसको लिख सकते हैं क्यू बराबर आई टी ले लेते हैं इसे, क्यू बराबर आई टी बटे ई, आई से आई कैंसिल आउट कर दें तो ये समय का जो समीकरण मिला आरसी इक्वल टू हम लोगों को एक समीकरण मिल गया, आर और सी टी के बराबर होगा। ठीक ना, आर और सी का जो मल्टीपल है वो टी के क्या होगा? बराबर। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर अनुनादी आवृत्ति किसे कहते हैं? अनुनादी आवृत्ति क्या होता है? दरअसल अनुनादी आवृत्ति की स्थिति में जो प्रकृत प्रतिघात और धारित्री प्रतिघात एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं, एक्सएल इक्वल टू एक्सी, है ना। जैसा कि मैंने यहाँ ग्राफ में भी दिखाया है कि जब आवृत्ति बन एक्सएल इक्वल टू एक्सी के अनुसार, अगर यहाँ आवृत्ति पर डिपेंड करता है तो ये फार्मूला मिलता है एफ इक्वल टू 1/2π√LC। तो ये ग्राफ भी खींचा हमने, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे अनुनादी आवृत्ति पूछ रहा किसे कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जब किसी स्रोत में धारित्री प्रतिघात वैद्युत परिपथ के स्रोत से लगाने पर लगाए गए प्रेरकत्व और धारिता के बीच धारित्री प्रतिघात और क्या प्रेरण प्रतिघात एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तो इस घटना की में जो आवृत्ति होती है परिपथ की आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। इस घटना में जो परिपथ की आवृत्ति होती है उसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलसीआर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा जेड का सूत्र लिखिए। तो आप याद रखेंगे एलसीआर परिपथ में जेड बराबर होता है √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। जेड बराबर प्रतिबाधा जेड बराबर होता है r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। हाँ, अगर क्वेश्चन में केवल सूत्र लिखना है तो आप जरूर लिखेंगे, जहां r जो है प्रतिरोध है ऐसे लिख दें, एक्सएल लिख सकते हैं प्रेरकत्व प्रतिघात है, और एक्सी जो है उसे धारित्री प्रतिघात कहते हैं। जो एक्सी होता है उसे धारित्री प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, आर का प्रतिरोध, एक्सएल प्रेरकत्व प्रतिघात, एक्सी धारित्री प्रतिघात का। आगे क्वेश्चन देखते हैं। करा किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति क्षय का व्यंजक लिखिए। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो औसत शक्ति का व्यंजक होता है P बराबर VRMS IRMS कास फाई के बराबर होता है। ठीक है, तो कास फाई का जो औसत मान होता है वो 1/2 होता है। कास फाई का जो औसत वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो P एवरेज हो जाता है 1/2 VRMS IRMS। ठीक है, औसत शक्ति 6 1/2 VRMS IRMS के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में व्यय शक्ति का सूत्र लिखिए। यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र हो तो व्यय सामर्थ्य कितना होगा? चलिए, अच्छा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो व्यय शक्ति होता है उसका सूत्र हम लोग जानते हैं VRMS IRMS cos फाई होता है। ठीक है, और कह रहा है कि व्यय
शक्ति कितनी होगी जब केवल संधारित्र हो। तो संधारित्र की स्थिति में जो वोल्टेज और धारा होते हैं परस्पर लंबवत होते हैं, तो फाई का जो कालांतर हमें समझ में आया वो कितना हो गया 90 अंश। विभव और धारा परस्पर लंबवत होते हैं अर्थात कला में 90 अंश का अंतर होता है। तो P की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे कास फाई की जगह अगर 90 अंश लेंगे तो कास 90 अंश का मान 0 होता है। तो औसत शक्ति 6 हो गया यहाँ पर, सॉरी शक्ति कितनी होगी प्रत्यावर्ती धारा की जो शक्ति है वो कितनी हो गई 0 लेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि LCR परिपथ में शक्ति गुणांक का व्यंजक लिखिए। LCR परिपथ में शक्ति गुणांक का व्यंजक लिखिए। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग LCR परिपथ में जानते हैं P = VRMS IRMS cos फाई, है ना। और cos फाई जो होता है वो कितना होगा वो पूछ रहा है, शक्ति गुणांक का व्यंजक लिखिए। तो cos फाई में अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरह से हम लोगों को ग्राफ मिलता है। क्या ये मिलता है यहाँ पर XL या माइनस XC और यहाँ पर मिलता है हम लोगों को R, ठीक। तो यहाँ पर XL माइनस XC और यहाँ पर हम लोगों को मिलता है क्या R और यहाँ पर मिलता है Z, ठीक है। तो cos फाई अगर ये कालांतर फाई हो तो cos फाई बराबर आधार बटे कर्ण, तो R बटे क्या हो जाएगा Z हो जाएगा। और Z बराबर हम लोग जानते हैं R, Z बराबर शुरू में ही मैंने बताया R² प्लस XL माइनस XC का क्या होल स्क्वायर, इसी के क्या होता है बराबर होता है। तो शक्ति गुणांक का व्यंजक हो गया R/R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा वाटहीन धारा का क्या अर्थ है। वाटहीन धारा देखिए होता क्या है कि जब किसी परिपथ का शक्ति 6 शून्य हो जाता है, किसी परिपथ में शक्ति 6 शून्य होता है तो उसमें बहने वाली धारा क्या कहलाती है वाटहीन धारा कहलाती है। फिर से सुन लेते हैं। जब किसी परिपथ में शक्ति 6 शून्य हो जाता है, जैसा कि हमने देखा अभी पर इसके पहले क्या था, यहाँ पर शक्ति 6 हम लोगों कितना निकाला 0। तो अगर प्रत्यावर्ती परिपथ में यदि क्या है संधारित्र है, प्रत्यावर्ती परिपथ में अगर कहीं संधारित्र होगा तो वहां पर जो शक्ति 6 होगा वो कितना होगा 0 होगा, है ना। और शक्ति 6 जब 0 होगा तो वहां जो बहने वाली धारा होती है उसको क्या बोलते हैं वाटहीन धारा। तो ऐसे उत्तर देंगे हम लोग कि जब किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रवाहित करने के पश्चात यदि औसत शक्ति 6 शून्य है तो उसमें बहने वाली धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। यह तभी होता है जब किसी परिपथ में क्या जुड़ा हो संधारित्र जुड़ा हो, है ना, क्योंकि वहां पर विभव और धारा के बीच का कालांतर कितना होता है 90 अंश होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। करा यल स्वप्रेरण गुणांक का प्रेरक R प्रतिरोध वाले बल्ब को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ में प्रतिबाधा Z का सूत्र लिखिए। बल्ब की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। अच्छा देखते हैं। दरअसल इस क्वेश्चन में हम लोग सूत्र Z बराबर हम लोग पूरा फार्मूला क्या जानते हैं R² प्लस कोष्टक में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। लेकिन यल स्वप्रेरण गुणांक और R प्रतिरोध के बल्ब के साथ दो ही लोग हैं तो इसका मतलब इसको XC हटा देते हैं तो कड़ी में R² प्लस XL का होल स्क्वायर मिलेगा, ठीक। Z प्रतिबाधा Z का सूत्र और XL की जगह पर हम लोग जानते हैं L ओमेगा होता है तो ये हो जाएगा L² ओमेगा स्क्वायर। किसका मान Z का मान। Z का मान हो गया R² प्लस √R² प्लस L² ओमेगा स्क्वायर। प्रेरक में फेरों की संख्या घटा दी जाए बल्ब की चमक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि प्रेरक में फेरों की संख्या घटा दी जाए तो चमक की बात करें तो चमक अगर देखा जाए I बराबर हम लोग अगर लेंगे V बराबर IR होता है I बराबर V बटे R, ठीक है। तो अगर प्रतिरोध कम होगा, है ना, Z की V बटे E बटे Z ले लेते हैं ऐसे, है ना। अगर ये कम होगा तो धारा अधिक होगी, जब धारा की तीव्रता बढ़ेगी तो चमक क्या होगा बढ़ जाएगा। तो L ज्यों ही फेरों की संख्या घटाएंगे L का मान घट जाएगा, लिखेंगे फेरों की संख्या घटाने पर प्रेरकत्व घट जाएगा अतः बल्ब की चमक क्या होगी बढ़ जाएगी।
लोहे की छड़ प्रेरक कुंडली में प्रवेश कराई जाए। लोहे की छड़ को क्या करें, प्रेरक कुंडली में प्रवेश कराएं। देखिए, जब लोहे की छड़ को हम प्रेरक कुंडली में प्रवेश कराएंगे तो उस परिपथ का प्रेरकत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब प्रेरकत्व बढ़ जाएगा तो प्रेरकत्व बढ़ जाने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो धारा की प्रबलता घट जाएगी, और धारा की प्रबलता ज्यों ही घट जाएगी तो बल्ब की का चमक भी क्या होगा, घट जाएगा, है ना। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा प्रत्यावर्ती वोल्टेज V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी से प्रेरकत्व L, धारिता C, प्रतिरोध R तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस तरह से कोई श्रेणी क्रम में जुड़ा है शिकार, कौन, प्रेरकत्व L, धारिता C और प्रतिरोध R, L C R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक, अब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि परिपथ की परिभाषा Z इक्वल टू R अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L ओमेगा माइनस 1/C ओमेगा का होल स्क्वायर तथा tan फाई की वैल्यू इतना होगा। ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए कहा। तो कैसे सिद्ध करें हम लोग, देखें सबसे पहला काम ये कहेंगे, ये मान लीजिए हम लोग धारा का डायरेक्शन तो इसी स्रोत में दिखाते नहीं है, लेकिन एक चीज कहेंगे, तीनों की बात करेंगे। ठीक, सबसे पहले कहेंगे कि प्रतिरोध के सिरों पर ये मान लेते हैं ये धारा है और ये मान लेते हैं विभव अक्ष है। ठीक है, धारा अक्ष और विभव अक्ष मान लेते हैं। ठीक, ऊपर नीचे दोनों ले लेते हैं। ठीक, यहां पर मान लेते हैं कि अगला हम ये कह रहे हैं, सिद्धांत लिखेंगे कि जब हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती स्रोत से किसी प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभव धारा से कला में क्या होता है, समान होता है। कला में धारा से क्या होता है, समान होता है। तो अगर ये I है, I अक्ष है, तो धारा इससे क्या होगा, समान होगा। परंतु जो प्रेरकत्व के सिरों पर जो उत्पन्न विभव होता है वो कला में 90 अंश क्या होता है, विभव अग्रगामी होता है, और वहीं संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभव इससे कला में 90 अंश क्या होता है, पश्चगामी होता है। अब लेकिन VL जो होता है, VL की वैल्यू VC से क्या होती है, बड़ी होती है। तो इन दोनों का परिणामी अगर हम लोग निकालेंगे तो इन दोनों का परिणामी कुछ इस तरह से मिलेगा, यहाँ पर है ना, दोनों का परिणामी मिलेगा। अब देखते हैं इन दोनों वेक्टरों का अगर हम लोग परिमाण कैलकुलेट करें तो हम लोगों से क्या मिलता है, जो परिणामी विभव यहाँ अगर हम मान लें तो V की वैल्यू हम लोग को मिल जाती है अंडर रूट VR, ऐसे ले सकते हैं, अंडर रूट VR माइनस प्लस VR का होल स्क्वायर, क्योंकि दो लंबवत वेक्टरों का परिणामी पहले वेक्टर के परिमाण का वर्ग, और यहाँ VL माइनस VC का क्या, होल वर्ग। ऐसे कर सकते हैं या ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि विभव सदिश राशि नहीं है तो हम लोग ये भी ले सकते हैं कि ये VR है, ये आधार है और ये लंब है। तो दो लंब जो विकर्ण है, यहाँ से हम लोगों को कर्ण या विकर्ण दिखाई दे रहा है, उसका परिणामी जब निकालें कर्ण बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ऐसे ले लेंगे। चूंकि यहाँ जो धारा हम लोग कर रहे हैं IR है, IR ले सकते हैं। ठीक है, तो I स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर मान लेते हैं कि प्रेरकत्व के सिरों पर जो प्रतिरोध है XL है, IXL, और यहाँ पर मान लेते हैं XC है तो IXC का होल स्क्वायर। I स्क्वायर दोनों में कॉमन हो जाएगा तो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का क्या होगा, होल स्क्वायर ले लेंगे। ठीक, I स्क्वायर बाहर आएगा तो V में भाग दे देंगे, जिसे R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, विभव और धारा का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है, लेकिन यहाँ पर विभव और धारा के अनुपात को प्रतिरोध न कहकर परिपथ की परिभाषा Z कहते हैं। तो Z बराबर हो जाता है अंडर रूट R स्क्वायर कोष्टक में XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो XL जो होता है, XL बराबर क्या होता है, XL बराबर होता है L ओमेगा, तो यहाँ L ओमेगा रख सकते हैं। ठीक, और XC बराबर क्या होता है, XC बराबर होता है 1/C ओमेगा, वो रख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर। तो यही फार्मूला हम लोगों को प्रूव करने के लिए कहा गया था। तो किस तरह से प्रूव करेंगे ये आप देख सकते हैं, कुछ तथ्य मैंने बोला उसको लिखना जरूरी होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
करा एलसीआर संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए तथा इस परिपथ के लिए अनुनाद आवृत्ति का सूत्र प्राप्त कीजिए। अनुनादित आवृत्ति प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर अभी हम लोगों ने फार्मूला एक रिड्यूस किया, उत्पन्न किया, और उत्पन्न करने के बाद जेड की वैल्यू हम लोगों ने प्राप्त किया, है ना। श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बना सकते हैं उस तरह से, पीछे जो हमने बनाया। पुनः देखिए अनुनाद, फिर लिखेंगे अनुनाद, एक हेडिंग लिखेंगे हम लोग अनुनाद, उस सूत्र के बाद हम लोग एक हेडिंग लिखेंगे अनुनाद। तो लिखेंगे वैद्युत परिपथ की वह स्थिति जहां पर धारित्री प्रतिघात और प्रेरण प्रतिघात बराबर हो जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, अनुनाद बोलते हैं। अर्थात एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सी के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो एक्सएल बराबर होता है एल ओमेगा और एक्सी बराबर होता है 1/c ओमेगा। अगर यहाँ आगे देखें तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/LC, है ना, एल का गुणा करा लेंगे तो ओमेगा इक्वल टू हम लोगों को मिल जाएगा 1/√LC मिल जाएगा, और ओमेगा बराबर होता है 2πf/√LC। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर √LC। एफ की वैल्यू हम लोगों को क्या मिल गया, 1/2π को भी पक्षांतर कर दें 2π√LC मिल गया, ठीक है। एफ की वैल्यू मिल गया हम लोगों को, एफ बराबर 1/2π√LC, ठीक। सूत्र प्राप्त कर लिया। अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रतिरोध कैसे, अनुनादित आवृत्ति प्रतिरोध पर कैसे निर्भर करता है, क्योंकि हम लोग एक्सएल बराबर एक्सी लिखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को जो प्रतिरोध है, प्रतिबाधा जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर के बराबर प्राप्त हो जाएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण 4 sin 100π t + φ है। ये धारा का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। देखिए आवर्तकाल कैसे ज्ञात करेंगे, हम लोगों को समीकरण दिया प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, धारा का समीकरण I की वैल्यू दी है, तो I इक्वल टू दे दिया 4 sin 100π t - φ, ठीक। और प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण होता है I इक्वल टू I0 sin ωt -φ होता है, ये फार्मूला। तुलना करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100π की क्या होगी, बराबर हो जाएगी। और हम लोग जानते हैं ओमेगा की वैल्यू होता है 2π/t बराबर 100π, ठीक है। पाई से कट जाएगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, t बराबर यहाँ 2 से भाग दे देंगे, पाई से काट देंगे, 50 बार में भाग दे देंगे तो 1/50 मिल जाएगा। तो आवर्तकाल कितना मिल गया, भागने पर भाग देते हैं अगर तो यहाँ मिलेगा 0.0, है ना। 50 से अगर हम लोग भाग देंगे 1 में तो 0 बार जाएगा, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ेगा, फिर 0 बार जाएगा, 0 बढ़ेगा, तो 50 दूना 100 सेकेंड, 0.02 सेकेंड हम लोगों को मिलेगा क्या, आवर्तकाल का मान, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा एक प्रत्यावर्ती धारा परिवर्तन में विभवांतर का वर्गमूल मूल मान ज्ञात करने वाला मान कितना है, VRMS की वैल्यू दे रहा है 100 कड़ी में 2 दे रहा है, ठीक। करा विभवांतर का शिखर मान, क्योंकि हम लोग VRMS बराबर जानते हैं V0/√2, ये 100 √2 के बराबर है, 2 से 2 गुणा करेगा तो V0 की वैल्यू कितना आ जाएगी, 200 वोल्ट आ जाएगी, है ना। कड़ी दो का जब गुणा होगा तो 2 हो जाएगा। पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान, ठीक है। तो पूरे चक्र के लिए विभवांतर का जो औसत मान है, पूर्ण चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान, अगर ये देखा जाए तो कितना होता है, जब भी कभी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की बात करेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो पूर्ण चक्र के लिए औसत मान निकाला जाता है, चाहे वो धारा हो चाहे विभव हो, तो औसत मान जब भी निकालते हैं तो ये एक होता है +V0/2π और एक होता है -V0/2π, दोनों भाग दे देंगे तो हम लोगों को ये मिलता है 0, अर्थात पूर्ण चक्र के लिए जो विभवांतर का औसत मान होता है वो 0 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। कब करा, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान I0 की वैल्यू दे रहा 10√2, धारा का वर्ग माध्य मूल्य मान I0 बराबर जो होता है √2 IRMS की क्या होता है, बराबर होता है।
तो यहाँ से √2 कट जाएगा तो IRMS की वैल्यू कितना हो जाएगी, 10 एम्पियर मिलेगी। जो IRMS होगा उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, 10 एम्पियर मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण कितना, V की वैल्यू दे रहा है, V बराबर 300√2 साइन 500 पाई टी वोल्ट है। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा की वर्ग माध्य मूल मान और आवृत्ति की गणना कीजिए। वोल्टता दिया तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको V0 साइन 500 पाई टी के बराबर से तुलना, ओमेगा टी से हम लोग इसको तुलना कर दें, V0 साइन ओमेगा टी से तुलना कर दें तो V0 की वैल्यू हम लोगों को कितना मिल गया, 300√2 है ना। V0 की वैल्यू कितना मिल गया, 300√2। कर प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब IRMS पूछ रहा है। ठीक है, तो IRMS कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक और पूछ रहा आवृत्ति, तो यहाँ से और तुलना करेंगे तो ओमेगा बराबर मिलेगा 500 पाई है ना, और ओमेगा बराबर 2 पाई एफ के क्या होता है, बराबर होता है 500 पाई, पाई पाई से कट जाएगा, 2 से 500 काटेंगे तो कितना मिलेगा, 250 हर्ट्ज। ये कितना हो जाएगा, 250 हर्ट्ज हो जाएगा। और यहाँ का रहा V = V0 साइन ओमेगा टी से V0 की वैल्यू कितनी आ गई है, 200 कड़ी में 2 वोल्ट। ठीक, अब धारा के वर्ग माध्य मूल का मान पूछ रहा। दरअसल इस क्वेश्चन में इसको प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान पूछना चाहिए, या तो परिपथ की परिबाधा देना चाहिए था, है ना। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज की का जो वर्ग माध्य मूल मान है वो पूछ रहा था। तो VRMS V0 इक्वल टू होता है √2 VRMS, तो हम लोग 300√2 लेंगे, √2 से √2 कट जाएगा तो VRMS की वैल्यू कितनी मिलेगी, 300 वोल्ट मिलेगी। VRMS जो होगा उसकी वैल्यू 300 वोल्ट मिलेगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टता का मान निम्नांकित है, कितना है, I = 35 पाई 628 t + π/6 और V = 28 साइन। तो यहाँ धारा तथा वोल्टता के बीच कलांतर पूछ रहा है, तो 600 कलांतर निकालने के लिए पहले का जो कला है उसमें से दूसरे वाली कला को घटा दे रहा है, तो 628 t + π/6 में से घटाएंगे 628 t, तो ये प्लस में हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, π/6 जोड़ेंगे तो π/6 का मतलब 30 अंश, 30 अंश 30 अंश जोड़ेंगे तो π/3 आ जाएगा, तो कलांतर कितना आएगा, π/3 आएगा। करा 1 ओम प्रतिरोध तथा 0.1 ओम प्रेरकत्व, R की वैल्यू इसमें दे रहा 1 ओम। डरे क्वेश्चन का जो भी चीज वैल्यू दिया रहा है तुरंत लिखें। और L = कह रहा 0.01 हेनरी। ठीक, प्रेरकत्व के श्रेणी परिपथ से 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती लाइन जुड़ी है। ठीक है, अच्छा 200 वोल्ट की, V की वैल्यू दे रहा 200 वोल्ट, ठीक है, जुड़ी है, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। तो अब F की वैल्यू कितना करा, 50 हर्ट्ज। ठीक है, आवृत्ति कितना, 50 हर्ट्ज। परिपथ का प्रतिघात, प्रतिबाधा Z और परिपथ में धारा I ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा इसमें परिपथ में चूंकि प्रतिघात X पूछ रहा है, तो परिपथ का प्रतिघात X बराबर XL बराबर होता है L ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई F। ठीक, और L की वैल्यू हम लोगों को दिया 0.01, 2 पाई 3.14 और F की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कितना, 50। ठीक, 50 × 100 करेंगे तो 100 जो होगा इसको खत्म कर देगा, 0.01 तो बचेगा 3.14 ओम, क्योंकि ये प्रतिरोध है। ठीक, आगे देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन कट कंप्लीट हुआ। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा प्रतिबाधा Z बराबर कड़ी में R² प्लस XL - XC का होल स्क्वायर होता है, लेकिन XL ही बचा तो XL² लेंगे। R की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखा जाए तो 3.14। ठीक है, 3.14 यहाँ से लेंगे 3.14 का होल स्क्वायर। ठीक, 14 का होल स्क्वायर। अगर इसका हम लोग वर्ग कर देते हैं तो ये 9.8 के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है,
ये कितना होता है 9 10 3 त्रिका 9, 9.8 के लगभग ये बराबर मिलता है। जोड़ दें तो 10.8 मिलेगा, है ना। तो 10.8 का मतलब अगर इस 10 का वर्गमूल निकालें तो 2 दूनी 3 त्रिका 9, लगभग 3 ओम के इक्वल मिलेगा। लगभग जो होगा यहाँ 3 ओम के इक्वल हम लोग लिख सकते हैं, 3 ओम। ठीक, अगला कह रहा है कि परिपथ में धारा I का मान ज्ञात कीजिए। I बराबर जो होगा V बाई आर, आर की जगह जेड लेंगे तो V की वैल्यू कह रहा है 200 वोल्ट। ठीक है, और ये लगभग 3 के बराबर जा रहा है तो 3 से भाग दे देंगे तो 3 छक 18 और 3 छक 18 और पुनः बचेगा 2, 6.6 एम्पियर। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे 66.6 एम्पियर की धारा चल रही होगी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में करा यदि दर्शाए गए परिपथ में लगा वोल्टमीटर 30 वोल्ट पड़ता है तो V0 का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में जो भी चीजें दिया गया है, देखिए अगर इस क्वेश्चन को समझे तो एक चीज जानते हैं हम लोग, समांतर क्रम में विभव समान होता है ना। तो यहाँ से अगर इस फिगर के यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे, यहाँ और यहाँ तक, तो यहाँ ये इस तार का जो विभव होगा, इधर जो विभव होगा वो सब क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ V इक्वल टू दिया है V0 साइन 300t का तुलना हम लोग V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t से अगर कर लें तो ओमेगा की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा 300 चक्कर पर सेकेंड या साइकिल पर सेकेंड मिल जाएगा। ठीक, ओमेगा की वैल्यू। अब क्या कर रहा है, हम लोगों को एक्सएल पता करना। एक्सएल बराबर एल ओमेगा, एल की वैल्यू 0.1 हेनरी ले लेंगे और ओमेगा की वैल्यू 300, तो हम लोगों को मिलेगा 30, है ना, ओम। और एक्सी पता कर लेते हैं, एक्सी बराबर सी, एक्सी बराबर 1/c ओमेगा लेंगे। ठीक, तो 1/c ओमेगा 1/c की वैल्यू 5/9 गुणे 10⁻⁻4 फैरेड है और ओमेगा यहाँ पर है 300 लेंगे ऐसे। ठीक ना, तो यहाँ से 2 घात खत्म हो जाएगा, 2 घात ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा बटे 5 और 3 त्रिका 9, 5/3 कर ले रहे हैं। ठीक ना, और 5/3 त्रिका 9 जब इसको काटेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 घात खत्म हुआ तो 2 घात बचेगा, ऊपर प्लस होकर 100 बना देगा और 3 त्रिका 9 काटेंगे तो 3 नीचे बचे, ऊपर चला जाएगा, 5 छक्का 5 गुना 10, तो एक्सी की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा 60 ओम। ठीक, अब देखिए हम लोगों को क्या चाहिए, एक्सी पता चल गया। अब हम लोग जानते हैं कि जो Z होता है, Z प्रतिबाधा Z बराबर R² प्लस √XL - XC का होल स्क्वायर। ठीक है, R की वैल्यू यहाँ 40 है, 40 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ 40 है तो 40 का स्क्वायर ले लेंगे। XL - XC करेंगे तो 60 में से 30 जाएगा, 30 बचेगा और 60 और 40 और 30 जो है 50 का वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग 50 क्या करेंगे, बाहर करेंगे तो Z बराबर कितना आ जाएगा, 50 ओम आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर यहाँ विभव की बात करें तो V बराबर हम लोगों को मिलेगा I XL, है ना, धारा गुणे प्रतिरोध XL - XC होगा। तो V की वैल्यू कह रहा है 30 वोल्ट है। ठीक है, V की वैल्यू 30 वोल्ट आई, XL की वैल्यू कह रहा है XL की वैल्यू 30 - 60, ये कि टोटल कितना मिलेगा, 30 मिल जाएगा। ठीक है, XL - XC की वैल्यू कितना हो जाएगा, XL डिफरेंस XC लिख लेते हैं, तो 30 से कट करके कितना देगा, 1 एम्पियर की धारा हो जाएगी। अभी भी हम लोगों को क्या ज्ञात करना, V0। तो V0 ज्ञात करने के लिए हमें I0 चाहिए, तो I0 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये IRMS है तो IRMS बटे √2 होता है, I इक्वल टू RMS बटे √2 होता है, √2, या इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि I इक्वल टू I0 √2, है ना। IRMS आई है यहाँ पर क्योंकि प्रत्यावर्ती परिपथ में हम लोग वर्गमाद मूल वोल्टेज वर्गमाद मूल धारा ज्ञात करते हैं। तो यहाँ I0 की वैल्यू हम लोगों को 1 पता है। ठीक ना, शिखर मान पता करते हैं तो शिखर मान I0 1 पता है, तो हम लोगों को यहाँ से IRMS की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, IRMS की वैल्यू
√2 एम्पियर, √2 का मतलब 1.41 4 एम्पियर मिल जाएगा। ठीक है, IRMS का मान। ठीक, हम लोगों से पूछ रहा है क्या, VRMS या विभव का मान पूछ रहा है या V0 पूछ रहा है। V0 बराबर हो जाएगा I0। ये जो कैलकुलेट किए हम लोग I कैलकुलेट किए, ठीक ना। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे धारा का शिखर मान। ठीक है, धारा का जो शिखर मान होगा वो I0 इक्वल टू √2 I बराबर होगा। √2 का मान 1.414 लेंगे और गुणे 1 करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 1.414। ठीक, अब V0 बराबर होगा, V बराबर IR I0Z, I0 की वैल्यू 1.414, ठीक, गुणे Z की वैल्यू 50 है ना। तो 50 की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक का 20, 5 एकम 5 2 7, 5 चौक का 20 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 चौक का 20, 5 एकम 5 2 7 हो गए, 5 चौक का 20 को 0, 5 एकम 5 2 7। ठीक, 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो जो वोल्टेज मिल जाएगा वो 70.7 वोल्ट मिल जाएगा। V0 की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 70.7 वोल्ट मिलेगी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में LCR श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इस परिपथ का आरेख बनाइए। चलिए देखते हैं। देखिए LCR जब भी रहता है तो L C और R को कुछ इस तरह से जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में और इसे प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से इस तरह से जोड़ देंगे। ठीक, परिपथ बन जाए। इस परिपथ का आरेख बनाइए। परिपथ में प्रतिबाधा Z बराबर होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये होता है सूत्र। अनुनादी आवृत्ति, अनुनाद की अवस्था में आवृत्ति का सूत्र होता है 1/2 पाई √LC। ये चीज हम लोग ध्यान रखें। सूत्र लिखिए, यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव VRMS की वैल्यू दे रहा है 300 वोल्ट, ठीक है, और प्रेरण प्रतिघात XL की वैल्यू कितना दे रहा, प्रेरण प्रतिघात 50 ओम, धारित्री प्रतिघात XC की वैल्यू दे रहा 50 ओम और ओमी प्रतिरोध R की वैल्यू दे रहा कह रहा 10 ओम। परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबाधा Z बराबर हम लोगों को पता है, तो √R² का मतलब 10 का स्क्वायर, ठीक, और XL माइनस XC अगर हम लोग इस देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 से घटेगा तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो Z बराबर कितना आ गया, 10 ओम। ठीक, अब कह रहा है तो परिपथ की प्रतिबाधा LCR के सिरों पर विभव। अच्छा, तो हमसे पूछ रहा VR, विभव के सिरों पर जो विभव होगा R के सिरों पर वो IRMS इंटू R के क्या होगा, बराबर होगा। और IRMS बराबर क्या होगा, जो VRMS है उसमें हम लोग क्या करें, Z से भाग दे दें। तो VRMS 300 है और Z कितना 10 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग रखेंगे 30 और R की वैल्यू रखेंगे 10 तो कितना आ जाएगा, 300 वोल्ट आ जाएगा। प्रतिरोध के सिरों पर विभव के सिरों पर VC बराबर XC इंटू IRMS इंटू XC लेंगे, धारा गुणे प्रतिरोध XC। IRMS कितना 3 है और XC कितना 50 है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 3 15, 1500 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से XL पूछ रहा है तो XL बराबर पुनः लिखेंगे IRMS इंटू XL और XL की वैल्यू IRMS 30 है, XL की वैल्यू भी 50 है, तो ये कितना आएगा 1500 वोल्ट, ये भी है। ठीक है, यहाँ पर भी ये क्या आएगा 1500 वोल्ट आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 10 हेनरी का एक परिपथ 20 माइक्रोफैरड का धारित 500 ओम का प्रतिरोध श्रेणीबद्ध है, इन्हें 200 की 2 sin पाई टी की 100 पाई टी की सप्लाई से जोड़ा गया। ज्ञात करना शक्ति गुणांक धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर। चलिए अच्छा देखते हैं। V समीकरण दे दिया 200 sin 100 टी, इसका तुलना हम लोग कर देंगे किससे, V0 sin ओमेगा टी से। तो हम लोगों को V0 की वैल्यू मिल जाएगा कितना, 200 वोल्ट, और हम लोग जानते हैं कि VRMS जो होता है, VRMS की वैल्यू कितना होता है, √2 V0 के क्या होता है, बराबर होता है।
वी आर एम एस की वैल्यू, अच्छा अभी हम लोग VRMS IRMS कैलकुलेट करेंगे, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रतिबाधा जेड पूछ रहा है, तो जेड कैसे निकालेंगे। तो हमें आर की वैल्यू दिया है 500 ओम, ठीक है, और एल की वैल्यू दिया 10 हेनरी और सी की वैल्यू 20 माइक्रोफैरड दे रहा। तो हम लोगों को एक्स एल बराबर मिल जाएगा एल ओमेगा, ओमेगा का अगर यहाँ तुलना कर देंगे तो ओमेगा बराबर मिलेगा कितना, 100 साइकिल पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ एल की जगह 100 और ओमेगा की जगह कितना, ना सॉरी एल की जगह पर कितना है 10 है और ओमेगा की जगह 100 ले लेंगे तो हो जाएगा 1000, ठीक। उसी तरह से एक्स सी बराबर 1/c ओमेगा लेंगे तो 1/c की जगह पर कितना 2 गुणे माइक्रोफैरड 10⁻⁻6 और ओमेगा की वैल्यू दिया है कितना, ओमेगा की वैल्यू 100 ले लेंगे तो ये 2 घात घट जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 5 घात बचेगा तो 5 घात को अगर हम लोग ऊपर रखेंगे तो 1 2 3 4 5 शून्य लगाएंगे और 3 2 5 2 से भाग देंगे तो ये बचेगा 5000, 50,000 है ना, ऐसे 50,000, ठीक, 4 शून्य बचेगा तो एक इसकी वैल्यू हो जाएगी, एक्सी की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ एक चीज हम लोग मिस्टेक किए हैं, 20 है ना, तो 3 शून्य अगर घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 शून्य घटेगा तो 3 बचेगा तो ये ऊपर जाएगा, है ना। तो 3 शून्य अगर ये ऊपर जाता है, 3 शून्य यहाँ पर अगर यहाँ से घटेगा तो ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, तो 1000 में 2 से भाग दे देंगे तो ये मिलेगा 500 ओम, ठीक। अब देखिए क्या पूछा प्रतिबाधा जेड, जेड बराबर हम लोग जानते हैं √r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जेड की आर की वैल्यू 500 है तो 500 का वर्ग कर लेंगे, अब प्लस यहाँ पर देखिए XL और XC घटाएंगे तो 500 ही बचेगा, ठीक। तो 500 का वर्ग करेंगे तो 500 और 500 का वर्ग 2 बार होगा तो 500 बाहर हो जाएगा और कड़ी में 2 हो जाएगा, इतना ओम ले लेंगे प्रतिबाधा। शक्ति गुणांक पूछ रहा है, अच्छा शक्ति गुणांक कितना होगा, cos फाई होता है और cos फाई बराबर होता है R/Z। R की वैल्यू कितना दिया है 500 और Z की वैल्यू है 500 बटे कड़ी में 500 कड़ी में तो 1/2 1/2 कितने मान अंश का मान है, cos 45 अंश का मान है, cos फाई का मान, तो फाई की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी cos फाई, शक्ति गुणांक का मान हो गया कितना 1/2 और पूछा है क्या धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर, तो यहीं से निकालें तो फाई की वैल्यू हम लोगों को मिलेगी तुलना करने पर, जैसे कि मैंने कहा ये शक्ति गुणांक का मान लेंगे और cos 45 अंश का मान के बराबर फाई इक्वल टू हो जाएगा 45 अंश, अर्थात इनके बीच जो धारा और वोल्टता के बीच कालांतर वो कितने का है 45 अंश का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वैद्युत प्रतिबाधा अमीटर का पाठ्यांक एवं शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रतिबाधा चाहिए, परिपथ की प्रतिबाधा चाहिए और अमीटर का पाठ्यांक शक्ति गुणांक मतलब धारा भी चाहिए, ठीक है, निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर परिपथ की परिबाधा जेड, 2 लोग हैं तो अंडर रूट लेंगे, ठीक है, केवल एल है और आर है तो R² प्लस L² लेंगे और R² देखा जाए तो कितना है, R² है 40 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 0.1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर, ये लगभग जो है जेड की वैल्यू 40 ओम के ही बराबर होगा, 0.1 हेनरी से ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। अच्छा एक चीज हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं क्या कि ये एच की वैल्यू 0.1 हेनरी है ना, तो हमें एक्स यहाँ पर XL² नहीं क्या होगा XL² होगा, XL बराबर हम लोग जानते हैं L ओमेगा होता है, ओमेगा कैसे निकालेंगे इसको V = V0 sin ओमेगा t से क्या करेंगे तुलना कर देंगे तो XL की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू हम लोग को 300 मिल जाएगा, तो L की वैल्यू हो जाएगा 0.1 गुणे 300 तो XL की वैल्यू हो जाएगा कितना 30 ओम, तो यहाँ हम लोग 30 ओम रखेंगे, ठीक। और 40 और 30 का वर्ग जो होता है वो 50 के वर्ग के क्या होता है बराबर होता है, तो Z = हो जाएगा 15 ओम, ठीक। अब क्या पूछ रहा है कि प्रतिबाधा अमीटर का पाठ्यांक और शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक तो ऐसे ही तुरंत निकाल लेते हैं, cos फाई बराबर R/Z, R की वैल्यू कितना 40 और Z की वैल्यू कितना 50 तो कितना आ जाएगा 4/5,
ये शक्ति गुणांक हो गया। अब पूछा है पाठ्यांक, अमीटर का पाठ्यांक। देखिए अमीटर का जो पाठ्यांक होगा तो वो देखते हैं इसमें कितना धारा बह रहा है। तो अमीटर का पाठ्यांक निकालने के लिए हम लोग सूत्र लगाएंगे IRMS, जो परिपथ में धारा बहती है वो वर्ग माध्य मूल्य धारा बहती है, वो VRMS बाई जेड के क्या होगा, बराबर होगा। और VRMS बराबर होता है V0/√2, है ना। VRMS की वैल्यू जो होता है V0/√2 होता है, और जेड की वैल्यू हम लोगों को पता है कितना 15 दिया है, और यहाँ V0 की वैल्यू कितनी है 200 है। तो 200 और V0 200/50 गुणे 1/2 करेंगे, 4 बार में कर दे 50 चौका 100 हो जाएगा। तो 4/2 कर लेते हैं, या करीम 2 का ऊपर नीचे गुणा करा दें तो 2/2 हो जाएगा। तो ये काट देगा तो 2/2 IRMS की वैल्यू मिल गई 2/2 एम्पियर। ठीक है, IRMS की वैल्यू मिलेगी 2/2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि 220 वोल्ट आपूर्ति से किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा उस समय धारा निकाली जाती है जब 110 वोल्ट 150 वाट की किसी रेफ्रिजरेटर को शक्ति प्रदान की जाती है ना, 200 वोल्ट की आपूर्ति से। क्वेश्चन को एक बार फिर समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 200 वोल्ट आपूर्ति की किसी आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली द्वारा। देखिए आदर्श जब भी ट्रांसफार्मर का कंडीशन होता है कि जो निवेशी शक्ति होती है वो निर्गत शक्ति के बराबर होती है। आदर्श ट्रांसफार्मर का कंडीशन होता है कि निवेशी शक्ति जो होती है वो निर्गत शक्ति के बराबर होती है। तो निवेशी शक्ति क्या है, निवेशी शक्ति जो होता है प्राथमिक कुंडली में विभव Vp और धारा का गुणनफल, और निर्गत शक्ति कितनी का निकल रहा है 550 का निकल रहा है, और कितने प्राथमिक लगाए 220 वोल्ट का लगाए हैं। और ये IP पूछ रहा है रेफ्रिजरेटर की शक्ति प्रदान किसी उस समय कितनी धारा ली जाती है, धारा पूछा है। तो प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ले जा रही है, तो इसमें हम लोग IP की वैल्यू निकालने के लिए 550 में 220 से भाग देंगे, तो ये 0 0 काट देते हैं और ऐसे लिख देते हैं 11 25 55 11 दूना 22। तो ये कटेगा तो ये लगभग 2.5 एम्पियर अर्थात 2.5 एम्पियर के क्या होगा, बराबर आएगा। ये जो धारा होगा वो 2.5 एम्पियर के बराबर। करा अगला क्वेश्चन, एक आदर्श ट्रांसफार्मर प्राथमिक और द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या NS की वैल्यू दे रहा है 1100 और NP सेकेंड प्राइमरी प्राथमिक कॉइल में NP 1100 है और NS की वैल्यू क्या है 110 है। प्राथमिक कुंडली में सप्लाई वोल्टेज, प्राथमिक कुंडली में Vp की वैल्यू 220 वोल्ट का रहा है, तो द्वितीय कुंडली के यंत्र की प्रतिबाधा कितना जेड की वैल्यू का रहा 220 ओम हो जाता है। प्राथमिक कुंडली द्वारा ली गई धारा का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो जेड तो पता है, तो प्राथमिक कुंडली से ली गई धारा अगर हम लोग पता करना चाहेंगे तो क्या कंडीशन लगाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करें, प्राथमिक कुंडली से ली गई धारा, एक कंडीशन हम लोग पढ़े अभी Vp Ip इक्वल टू Vs Is, है ना। तो यहाँ से Ip की वैल्यू हमें पता करना है, तो Vs Is के क्या होगा, बराबर होगा, और ये Vp केवल। लेकिन हमें Vp पता है केवल, न Vs पता न Is पता है। चलिए Vs Is कितना होगा कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि NS/NP बराबर होता है आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए Vs/Vp, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को Vs की वैल्यू जो होगी NS/NP, NS 1100 NS है 110/1100 है, और यहाँ Vs है बटे Vp की वैल्यू हम लोग को पता है कितना 220, ठीक। तो यहाँ से हम लोगों को अगर काटेंगे तो ये 1100 से कट जाएगा कितनी बार में, 10 बार में, 0 0 कर दें तो Vs कितना हो गया 22, Vs कितना हो गया 22 हो गया। अगर Vs सेकेंडरी कॉइल से 22 वोल्ट है तो Vs पता चल गया। अब हमें चाहिए कितना Is की वैल्यू जो होगा वो Vs/Z के बराबर होगा, ठीक है। तो Vs की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया कितना 22 और Z की वैल्यू कितना 220, तो Is की वैल्यू कितनी आ गई 0.1 एम्पियर आ गई।
अब इस समीकरण को हम लोग यूज करेंगे IP बराबर, ठीक, तो VS की वैल्यू कितनी है, VS की वैल्यू अभी आपने निकाला 22 और IS की वैल्यू 0.1 और VP की वैल्यू कितना है 220। अगर यहाँ भाग देंगे तो 10 बार में तीनों कटेगा और 10 से भाग देंगे तो 0.01 एम्पियर आएगा। IP की वैल्यू कितनी आएगी 0.01 एम्पियर। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। कर एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्याओं का अनुपात, प्राथमिक मतलब NP और NS फेरों की संख्या के अनुपात 1/200 है। यदि इसे 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा के मुख्य लाइन से जोड़ दें, 200 वोल्ट का मतलब प्राथमिक कॉइल 200 वोल्ट है और द्वितीयक में प्राप्त वोल्टता ज्ञात कीजिए। तभी हमने पढ़ा NP/NS जो होता है वो VP/VS के क्या होगा बराबर होगा। तो VS बराबर VP गुणे NP/NS की वैल्यू रख लेते हैं 1/200 और VP 200 है और यहाँ VS पता करना, गुणा करेंगे तो VS की वैल्यू आ जाएगी कितना 2 दूना 4 और 3 शून्य 4 शून्य लगाएंगे तो हो जाएगा 40,000। अर्थात जो द्वितीयक में प्राप्त वोल्टता है वो कितना है 40,000। अभी हम लोगों ने क्या बताया द्वितीयक में प्राप्त वोल्टता, यदि प्राथमिक में धारा का मान क्या रहा 2 एम्पियर है तो द्वितीयक में अधिकतम धारा कितनी होगी। तो हम लोग पढ़े हैं VSIS इक्वल टू VPIP है ना। तो VS कितना है 40,000, IS कितना है प्राथमिक पता करना है, VP कितना था VP 200 था और IP कितना था करा 2 है तो 2 दूना 4, तो IS की वैल्यू हमें पता करना 4 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 ये कटेगा लगभग कितनी बार में 100 बार में। IS बराबर 1/100, 1/100 का मतलब होता है 0.01 एम्पियर। अर्थात द्वितीय कुंडली से जो निकलने वाली धारा वो कितनी है 0.01 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखते हैं। एक अपचाई ट्रांसफार्मर संचरण लाइन में वोल्टेज को 2200 वोल्ट से 220 वोल्ट करता है। इसका मतलब ये है कि प्राथमिक में वोल्टेज 2200 वोल्टेज है निवेशी, तो निर्गत जो विभव है सेकेंडरी से वो 220 वोल्ट ही है। ठीक, अब क्या करा प्राथमिक कुंडली में 4000 फेरे हैं, प्राथमिक कुंडली में कितना 4000 फेरे हैं, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता 90% है तो निर्गत शक्ति 8 किलोवाट है। तो पूछ रहा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या थी। एक चीज हम लोग ध्यान रखेंगे, NP प्राथमिक द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या पूछ रहा है, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ा कि VP बटे NP/NS इक्वल टू VP/VS। ठीक है, VP/VS ये फार्मूला पढ़ा। तो NP और NS, NP पता है NS भी पता है VP पता है VS पता है, लेकिन एक क्वेश्चन में एक बात बढ़ा दिया है कि दक्षता 90% है। तो दक्षता बराबर होता है निवेशी निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति गुणे 100 है ना। दक्षता का फार्मूला लेते हैं निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति गुणे 100। तो इसमें पूछा क्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, तो द्वितीय कुंडली में सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या NP की वैल्यू रख देते हैं 4000। ठीक है, और NS पूछ रहा है तो VP की वैल्यू कितना 2200 और यहाँ 220। ठीक, काट दें अगर तो 10 बार में जाए 0 0 कट जाएगा तो NS की वैल्यू कितना हो जाएगा 400, फेरों की संख्या 400। निवेशी शक्ति ज्ञात करना है। ठीक है, तो दक्षता बराबर होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति गुणे 100। ठीक है, ये दक्षता का सूत्र होता है। दक्षता का रहा कितना 90% है, 90% का 90/100 लिख सकते हैं। निवेशी शक्ति को क्या बोलते हैं, निवेशी शक्ति P बराबर V आई तो VPIP है ना। निर्गत शक्ति निर्गत शक्ति निवेशी शक्ति पूछ रहा है, निवेशी शक्ति ऐसे लिखेंगे बटे निवेशी शक्ति। ठीक है,
और गुणे 100, तो यहाँ 90 से इसे कैंसिल आउट कर दें तो 9/10 हो गया ये। वीपी आईपी, वीपी और आईपी देखते हैं, तो वीपी ये है, आईपी नहीं पता है, वीपी आईपी बराबर हम लोग पढ़ें। चलिए इस क्वेश्चन में हम लोगों को निर्गत शक्ति दिया है और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें ऐसे कर सकते हैं, दक्षता दिया है तो दक्षता 90% है, 90 ये ले लें। निर्गत शक्ति 8 पता है ना, और हमें निवेशी शक्ति पूछा जा रहा, निवेशी शक्ति, ठीक है, हम लोगों से क्या पूछा जा रहा, निवेशी शक्ति पूछा जा रहा। तो क्या करेंगे यहाँ पर, निवेशी शक्ति 90% का मतलब 90/100 लेंगे, तो निवेशी शक्ति बराबर मिल जाएगा, 0 0 काट दे रहे हैं, तो यहाँ मिल जाएगा 80/9, और शक्ति का मात्रक हम लोग वाट यूज करेंगे, तो निवेशी शक्ति हो जाएगा 80/9 वाट।